हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो चलिए दृष्टि आए करंट अफेयर्स में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का सी सेक्शन है, इसके बाद डी सेक्शन आएगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय, फिर इकोनॉमिक और साइंस स्टार्ट होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को देख लेते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पहला है नाटो शिखर सम्मेलन। तो नाटो शिखर सम्मेलन 2024 के को देखते हैं डिटेल से। नाटो जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह जो शिखर सम्मेलन है ये 9 से 11 जुलाई 2024 के मध्य वाशिंगटन डीसी अमेरिका में आयोजित किया गया था। तो जो नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है वो अमेरिका में आयोजित किया गया था, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया था। यह शिखर सम्मेलन नाटो की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया है। तो नाटो की जो शिखर सम्मेलन है वो 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसका आयोजन किया गया था और नाटो का स्थापना 1949 में हुआ था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1949 में वाशिंगटन डीसी में ही नाटो के संस्थापक दस्तावेज नाटोस फाउंडिंग डॉक्यूमेंट्स उत्तर अटलांटिक संधि पे हस्ताक्षर किए गए थे। तो 1949 में ही वाशिंगटन डीसी में जो अमेरिका में स्थित है नाटो का स्थापना हुआ था और उत्तर अटलांटिक संधि के माध्यम से कुछ देशों के द्वारा, कुछ क्या 10 यूरोपीय देश हैं और फिर अमेरिका और कनाडा, इन 12 देशों के हस्ताक्षर के साथ यह दस्तावेज नाटो का रखा गया था वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस शिखर सम्मेलन के समापन पर वाशिंगटन जो शिखर सम्मेलन है उसका घोषणा पत्र वाशिंगटन समिट डिक्लेरेशन जारी किया गया। तो ये जब घोषणा पत्र हो गया इसके बाद वाशिंगटन शिखर सम्मेलन का घोषणा पत्र जो डिक्लेरेशन हुआ उसको जारी किया गया। नेक्स्ट है कि अगला नाटो शिखर सम्मेलन द हेग नीदरलैंड में 24-26 जून 2025 के मध्य होगा। तो 2024 में कहाँ हुआ है नाटो का शिखर सम्मेलन? तो ये हुआ है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। 2025 में कहाँ होगा? तो 2025 में ये होगा द हेग नीदरलैंड में। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 50वां G7 शिखर सम्मेलन। तो 50वां G7 शिखर सम्मेलन के बारे में जानते हैं। 13 से 15 जून 2024 के मध्य इटली की अध्यक्षता में अपुलिया इटली में 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। तो जो 50वां G7 सम्मेलन हुआ है 2024 का कहाँ हुआ है? तो ये हुआ इटली के अपुलिया में। और पूछा जाए कि G7 का कौन सा नंबर का शिखर सम्मेलन था? तो 50वें नंबर का था। 1 जनवरी 2024 को इटली ने जापान से G7 की अध्यक्षता ग्रहण की थी। इसके पहले जापान में हुआ था G7, तो जापान से इटली ने इसकी अध्यक्षता ग्रहण किया। जबकि वर्ष 2025 में G7 जो 51 नंबर का होगा कहाँ होगा? तो कनाडा द्वारा किया जाएगा। 2025 में कनाडा में होगा G7 की अध्यक्षता की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस शिखर सम्मेलन में 7 अर्थात G7 सदस्य राष्ट्रों के नेताओं के अतिरिक्त यूरोपीय परिषद यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल, यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? चार्ल्स मिशेल, और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लियोन, इन्होंने भी भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था G7 के सम्मेलन में। G7 सम्मेलन से 2-3 कीवर्ड है जिसको याद कर लेना है। पहला ये है कि G7 का सम्मेलन 2024 का कहाँ हुआ? तो ये हुआ है इटली के अपुलिया में हुआ है। इसके बाद 2025 में कहाँ होगा? तो 2025 में कनाडा में होगा। और जो इटली का अपुलिया में हुआ G7 का सम्मेलन वो कौन सा नंबर का था? तो वो 50वें नंबर का था। और जो कनाडा में होगा 51 नंबर का होगा। और G7 का 50वां जो संस्करण था उसमें भाग कौन लिए? तो 2 नेता राष्ट्र की यूरोपीय परिषद यूरोपीय काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं चार्ल्स मिशेल और जो हैं यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियोन, इन्होंने भी भाग लिया था, चार्ल्स मिशेल और उर्सुला वॉन डेर लियोन। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक हेडलाइन है रूल ऑफ इंडिया
G7 के अध्यक्ष के रूप में इटली ने इस शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित कुछ कार्य सत्रों में भाग लेने के लिए अन्य राष्ट्रों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया था। अगला पॉइंट है कि समग्र रूप से इन कार्य सत्रों में 12 देशों एवं 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेताओं ने भी भाग लिया था। तो समग्र रूप से इस कार्य क्षेत्र में 12 देश और 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भाग लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के अन्य जो 11 आमंत्रित देश हैं उनमें है अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, मिस्र, केन्या, मारितानिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ट्यूनीशिया, तुर्की तथा यूएई शामिल हैं। तो भारत के अन्य 11 आमंत्रित देशों में अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, मिस्र, केन्या, मारितानिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ट्यूनीशिया, तुर्की तथा यूएई को शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत को 50वें G7 शिखर सम्मेलन में एक आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जून 2024 को G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में भाग लिया। तो G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में जॉर्जिया मेलोनी नरेंद्र मोदी के साथ भाग लिए थे। G7 के बारे में देख लेते हैं इसके मेंबर। तो G7 विश्व की 7 सबसे अधिक औद्योगिक एवं विकसित महाशक्तियों का गठबंधन है। सर्वाधिक औद्योगिक और विकसित महाशक्तियों का संगठन है G7। इस संगठन के जो सदस्य देश हैं उनमें है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान। तो ये हो गए अमेरिका और कनाडा, 2 उत्तर अमेरिका के कंट्री हो गए। इसके अलावा 4 तो यूरोपीय कंट्री ही हैं, 2 और 1 जापान, 3 हो गया, और 4 है यूरोपीय कंट्री। इन 4 और 3 को मिला के हो गया 7। तो 4 यूरोपीय में कौन हो गया? इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया और इटली और जर्मनी। और यही युद्ध में भी और ऐसे भी सक्रिय रहते हैं, चारों वर्ल्ड वार में भी थे ये चारों कंट्री हैं सक्रिय। तो यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली और जर्मनी, ये 4 यूरोपीय कंट्री हो गए। कनाडा, अमेरिका 2 हो गए, और ये दोनों नाटो के भी मेंबर है, कनाडा, अमेरिका। और उसके साथ ही जापान को भी एक एशिया का कंट्री ले लिया गया। तो 4 तीनों के साथ 7 हैं G7 के सदस्य देश। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है 13वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन। 13वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन, इसको देख लेते हैं। 13वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन MC13 संयुक्त अरब अमीरात यूएई की आबू धाबी में 26 फरवरी से 2 मार्च 2024 के मध्य आयोजित किया गया था। तो विश्व व्यापार संगठन WTO क्या 13वां जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है MC13 है, वो यूएई के आबू धाबी में 26 फरवरी से 2 मार्च 2024 के मध्य आयोजित किया गया था। WTO का 13वां संस्करण यूएई के आबू धाबी में। आगे देखते हैं। इस सम्मेलन की अध्यक्षता संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार राज्य मंत्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन ट्रेड जिनका नाम है थानी बिन अहमद अल जायूदी। तो थानी बिन अहमद अल जायूदी द्वारा की गई थी। थानी बिन अहमद अल जायूदी ने किया था इस सम्मेलन की अध्यक्षता। गौरतलब है कि विश्व व्यापार संगठन का जो 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन है वो 12 जून से 13 जून 2022 के मध्य जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। गौरतलब है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का जो 12वां संस्करण था वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया था 2022 में। WTO के 13वां जो सम्मेलन हुआ है उसमें भागीदार देश के मंत्रियों ने 2 अल्प विकसित राष्ट्रों, उसमें से अल्प विकसित राष्ट्रों में शामिल है कोमोरोस और तिमोर लेस्ते। तो कोमोरोस तथा तिमोर लेस्ते के लिए विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन 2 अल्प विकसित देशों को विश्व व्यापार संगठन WTO की सदस्यता मिलने के बाद WTO की कुल सदस्य संख्या 164 से बढ़ के कितना हो गई है? तो 166 हो गई है। तो WTO की सदस्य संख्या 164 से बढ़ के 166 हो गई है। और जो देश हैं कौन से हैं? तो एक तिमोर लेस्ते था और एक कोमोरोस था। तो कोमोरोस और तिमोर लेस्ते दोनों को
WTO में शामिल कर दिया गया है। इसको फिर से देख लेते हैं, इसमें से रिपीट। तो विश्व व्यापार संगठन का 13वां ये संस्करण था, और 13वां संस्करण WTO का कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो ये हुआ है संयुक्त अरब अमीरात UAE के आबू धाबी में। UAE के आबू धाबी में 13वां संस्करण हुआ है WTO का। और इसके पहले 2022 में हुआ था 12वां। तो 12वां कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 12वां हुआ था 2022 में। 13वां UAE के अबू धाबी में। और इस समय इसकी अध्यक्षता कौन किए थे UAE में? तो अहमद अल जायुद्दी किए थे, अहमद अल जायुद्दी। नेक्स्ट है कि इन दो इसमें 164 सदस्य थे WTO में, दो अन्य सदस्यों को शामिल करके 166 कर दिया गया है। और ये जो 2 सदस्य और शामिल हुए हैं, ये दोनों कौन थे? तो एक था कमरोश और एक था तिमोर लेस्ते। तो कमरोश और तिमोर लेस्ते को। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 2016 में अफगानिस्तान तथा लाइबेरिया को विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता मिलने के बाद अब वर्ष 2024 में विश्व व्यापार संगठन द्वारा 2 नए राष्ट्रों का परिग्रहण WTO के इतिहास में परिग्रहण के सबसे लंबे अंतराल लॉन्गेस्ट गैप को प्रदर्शित करता है। तो 2016 में 2 सदस्य शामिल किया गया था, अफगानिस्तान और लाइबेरिया। और उसके बाद इतना लंबा अंतराल हो गया, 16 के बाद 24, तब तक कोई देश नहीं शामिल था। फिर 24 में जाके 2 देश कमरोश और तिमोर लेस्टे को शामिल किया गया। जबकि वहीं 2016 में अफगानिस्तान और लाइबेरिया को शामिल किया गया था WTO में, अफगानिस्तान और लाइबेरिया को। आगे देख लेते हैं। तो अगला टॉपिक है CMS COP14। CMS COP14 के बारे में जानते हैं। CMS COP14 ये संबंधित है वन्य जीवों की प्रवासी जातियां जो होती हैं दूसरे देशों में, वन्य जीव दूसरे राज्यों में जैसे पक्षी या फिर कोई भी वन्य जीव जाते हैं तो उनके प्रवासियों के संरक्षण पे अभिसमय अधिनियम कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की ये 14वीं थी। और ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? 14वीं संस्करण COP14 CMS पे। तो ये हुआ था उज्बेकिस्तान के समरकंद में। उज्बेकिस्तान के समरकंद में इसका आयोजन किया गया था। COP जो 14 है वो उज्बेकिस्तान के CMS COP14 उज्बेकिस्तान के समरकंद में इसका आयोजन हुआ था। और ये प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण के लिए था। यह मध्य एशिया में आयोजित होने वाली पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP14 है। इस बैठक का उद्घाटन उज्बेकिस्तान के PM अब्दुल्ला अरीपो। उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? तो उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं अब्दुल्ला अरीपो, इन्होंने किया था उज्बेकिस्तान के समरकंद में। CMS COP14 का आयोजन प्रकृति की कोई सीमा नहीं है, प्रकृति की कोई सीमा नहीं है नामक स्लोगन के अंतर्गत किया था। नेक्स्ट है कि ज्ञातव्य है कि वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर पक्षकारों के सम्मेलन के 13वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ था? तो गुजरात के गांधीनगर में हुआ था। और 14 नंबर का कहाँ हुआ है? तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ है। और वहीं 13 नंबर का कहाँ हुआ था? तो गुजरात के गांधीनगर में। और जो गुजरात के गांधीनगर में हुआ था तो उसका केंद्रीय विषय देख लेते हैं क्या था। तो माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड टुगेदर वी वेलकम देम होम। और जो 2024 का हुआ है उसका क्या था थीम? तो उसका था प्रकृति की कोई सीमा नहीं है, प्रकृति की कोई सीमा नहीं है। और 2023 का गांधीनगर गुजरात में हुआ था, उसका थीम था माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड टुगेदर वी वेलकम देम होम। वर्तमान में अफ्रीका, मध्य तथा दक्षिण अमेरिका एवं कैरेबियन, एशिया, यूरोप, ओशियन के 133 देश इस अभिसमय कन्वेंशन CMS के पक्षकार हैं, समर्थन में हैं। तो वर्तमान में अफ्रीका, मध्य और दक्षिण अमेरिका, कैरेबियन, एशिया, यूरोप और ओशिनिया के कुल 133 देश इसके सपोर्ट में हैं, CMS COP के सपोर्ट में हैं। इस बैठक के दौरान विश्व की पहली प्रवासी प्रजाति रिपोर्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स माइग्रेटरी स्पीसीज को लॉन्च किया गया।
इस बैठक के दौरान विश्व का पहला प्रवासी प्रजाति रिपोर्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स माइग्रेटरी स्पीसीज को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है कि लगभग 2 दशकों की अनिर्णायक वार्ता के बाद प्रवासी पक्षियों के लिए मध्य एशिया फ्लाईवे के लिए समझौता हुआ, जो 30 रेंज राज्यों तक फैला हुआ। नेक्स्ट है कि CMS COP14 जो है, इसके दौरान प्रवासी प्रजाति चैंपियन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण में असाधारण प्रयास और प्रतिबद्धताओं के कारण 9 चैंपियनों को मान्यता दी गई। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है प्रवासी प्रजातियों हेतु चैंपियन घोषित किए जाने वाले उज्बेकिस्तान CMS COP14 का मेजबान मोनाको, भारत, जर्मनी, इंग्लैंड, यूरोपीय आयोग, पर्यावरणीय एजेंसी, अबू धाबी, सऊदी अरब का राष्ट्रीय वन्यजीव केंद्र तथा प्रकृति संरक्षण के लिए जर्मन संघीय एजेंसी भी शामिल थे। प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पे जो अभिसमय कन्वेंशन बना है, इस पे हम लोग डिटेल से देखते हैं। तो प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पे अभिसमय जो बना है, कन्वेंशन बना है, तो कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स CMS संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के तहत एक पर्यावरणीय संधि है, जो बान कन्वेंशन के नाम से लोकप्रिय है। UNEP के तहत एक पर्यावरणीय संधि है और यह बान कन्वेंशन के नाम से लोकप्रिय है। यह जो कन्वेंशन है, यह वर्ष 1979 में हस्ताक्षरित हुआ था तथा वर्ष 1983 में लागू हुआ है। तो यह जो कन्वेंशन है, यह जो अभिसमय है, यह वर्ष 1979 में हस्ताक्षरित हुआ और वर्ष 1983 में जाकर के लागू हुआ था। भारत जो है वर्ष 1983 से CMS वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पे अभिसमय एक प्रकार का कन्वेंशन है और इसका एक पक्षकार है, एक सपोर्टर है। तो भारत जो है वो वर्ष 1983 से CMS का एक पक्षकार है, वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण का कन्वेंशन में शामिल है 1983 से। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 19वां नाम शिखर सम्मेलन। तो 19वां नाम शिखर सम्मेलन को डिटेल से देखते हैं। 19 से 20 जनवरी 2024 को कंपाला, युगांडा और में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो जो नाम है गुटनिरपेक्ष जो कंट्री है, इसके सदस्य देश हैं, उसका 19वां शिखर सम्मेलन 2024 में आयोजित किया गया और ये कहाँ पे हुआ है? तो युगांडा, दक्षिण अफ्रीका का देश है, युगांडा के कंपाला में हुआ है। युगांडा के कंपाला में 19वां शिखर सम्मेलन नाम का आयोजित किया गया है। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता युगांडा के राष्ट्रपति किए थे। तो युगांडा के राष्ट्रपति कौन है? योवेरी। युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी कागुता मुसेवेनी। तो बस याद रख लेना है कि युगांडा के राष्ट्रपति हैं योवेरी, युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी, और यहाँ पे 19वां नाम शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? तो इसका केंद्रीय विषय था साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग बढ़ाना, अर्थात डिपेंडिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। तो साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग बढ़ाना इसका केंद्रीय विषय था, थीम था। नेक्स्ट पॉइंट है कि ज्ञातव्य है कि युगांडा जो है वर्ष 2024 से 27 तक गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अध्यक्ष है। युगांडा केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 19वें नाम शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किए थे। ज्ञातव्य है कि भारत नाम के संस्थापक सदस्यों में से एक है। वर्तमान में नाम के सदस्य देशों की संख्या 121 हो गई है और नाम का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ युगांडा के कंपाला में। अब डिटेल से देखते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम क्या है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट, नाम जो बना है नॉन अलाइंड मूवमेंट, इसकी स्थापना 1824 अप्रैल 1955 की गई थी। 1824 अप्रैल 1955 को किया गया था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम का स्थापना 18 से 24 अप्रैल 1955 के मध्य आयोजित ये एक तरह का प्रथम बृहद स्तरीय एशियाई अफ्रीकी या एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस में सहमत सिद्धांतों पर आधारित था। इस कॉन्फ्रेंस को बाडुंग कॉन्फ्रेंस के नाम से लोकप्रिय नाम से जाना गया।
तो जो नाम का बना था 1955 में जो इसका संगठन बना था, तो इसको जाना गया है बार्डुंग कॉन्फ्रेंस के नाम से। उल्लेखनीय है कि इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन बार्डुंग नामक जगह पे हुआ था। बार्डुंग कौन सा देश में पड़ता है? तो बार्डुंग पड़ता है इंडोनेशिया में। बार्डुंग जो है कहाँ पड़ता है? तो बार्डुंग पड़ता है इंडोनेशिया में। बार्डुंग पड़ता है इंडोनेशिया में और इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन बार्डुंग किया गया था इंडोनेशिया में। बार्डुंग कॉन्फ्रेंस में सहमत सिद्धांतों के आधार पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम को वर्ष 1961 में बेलग्रेड तत्कालीन जो यूगोस्लाविया है वहाँ पे है आयोजित प्रथम शिखर सम्मेलन में औपचारिक रूप से इसको स्थापित किया गया था। तो जो बार्डुंग इंडोनेशिया है 1955 में, यहाँ पे बार्डुंग कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। सिद्धांतों पे सहमति बनी थी, नाम के सिद्धांतों पे सहमति बनी थी और 1961 में जाकर के 6 साल बाद बेलग्रेड में तत्कालीन जो यूगोस्लाविया देश है वहाँ पे स्थित है, वहाँ पे इसका स्थापित इसको औपचारिक रूप से कर दिया गया। तो इस प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत सहित जो बेलग्रेड में हुआ था 25 देशों ने इसमें शामिल हुए थे और अभी कितने हैं? तो 121 देश हैं। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2023। COP28 को देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2023 को 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के मध्य दुबई जो कि संयुक्त अरब अमीरात में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। तो COP28 जिसको संयुक्त जलवायु परिवर्तन पे COP28 का COP का बैठक होता है, तो यह कहाँ किया गया है? तो यह संयुक्त यूएई के दुबई में किया गया है। यूएई के दुबई में किया गया है और वहीं COP14 जो किया गया था वो कहाँ किया गया है? तो वो यूएई में ही किया गया है, यूएई के अबू धाबी में किया गया है। वो जो COP14 सम्मेलन है तो वो इसलिए किया गया था ताकि प्रवासी जो वन्य जीव हैं उनको संरक्षित किया जा सके। और ये जो COP28 है ये जलवायु परिवर्तन के लिए है, ना कि वन्य जीव के लिए। तो जलवायु परिवर्तन के लिए COP28 जो है इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका हुआ है यूएई के दुबई में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। आधिकारिक रूप से यह UNFCCC के पक्षकारों के सम्मेलन का 28वां सत्र है, इसीलिए इसको COP28 कहा गया है। और इसमें सुल्तान अहमद अल जाबीर को दुबई में आयोजित COP28 की अध्यक्षता सौंपी गई थी। तो यूएई के जो सुल्तान हैं अहमद अल जाबीर, तो अहमद अल जाबीर COP28 की अध्यक्षता किए थे। COP28 की अध्यक्षता कौन किए? तो अहमद अल जाबीर ने किए थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि COP28 जो है वो ऐतिहासिक रहा है क्योंकि इस सम्मेलन में पेरिस समझौता के तहत जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए वैश्विक प्रयासों के प्रथम वैश्विक ग्लोबल स्टॉकटेक पे सहमति बनी है। COP28 ऐतिहासिक रहा है क्योंकि इस सम्मेलन में पेरिस समझौता के तहत जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए वैश्विक प्रयासों के प्रथम वैश्विक ग्लोबल स्टॉकटेक का पर सहमति बनाई गई है। नेक्स्ट है कि वैश्विक जो स्टॉकटेक है एक ऐसी प्रक्रिया है जो विभिन्न देशों उनके हितधारकों को पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के लक्ष्यों को पेरिस में जो जलवायु परिवर्तन पर समझौते हुए थे उसके लक्ष्य को सामूहिक प्रगति के आकलन में सक्षम बनाता है। कौन? तो वैश्विक स्टॉकटेक ग्लोबल स्टॉकटेक। वैसे ग्रीन हाउस जो गैस उत्सर्जन है उसमें वर्ष 2019 के स्तरों की तुलना में वर्ष 2030 तक 43% की कटौती करने का भी इस सम्मेलन में लक्ष्य रखा गया है COP28 में, ताकि वैश्विक जो तापमान है ग्लोबल वार्मिंग है उसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित किया जा सके। तो ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री तक सीमित करने के लिए 43% 2030 तक कार्बन कटौती में भी काफी लक्ष्य रखा गया है। वहीं जबकि वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की वैश्विक स्थापित क्षमता को तिगुना करने में योगदान हेतु सभी देशों से सर्वसम्मत समझौता करने का भी आह्वान किया गया है, ताकि सभी देश जो हैं वो अपना नवीकरणीय ऊर्जा का 30% 3 गुना उसका उत्पादन बढ़ा सकें।
वर्ष 2030 तक विश्व की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को न्यूनतम 11,000 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 11,000 गीगावाट। वर्ष 2030 तक प्रत्येक वर्ष ऊर्जा दक्षता सुधार की वैश्विक औसत वार्षिक दर को 2% से दोगुना करके 4% से अधिक करने का भी आह्वान किया गया कि ऊर्जा दक्षता जो है वो वैश्विक औसत वार्षिक दर से 2% से दोगुना करके 4% कर दिया जाएगा। COP28 के दौरान आयोजित जो वैश्विक जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन है, वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया था। तो COP28 के दौरान आयोजित वैश्विक जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया था। यह सम्मेलन 1 से 2 दिसंबर 2023 को आयोजित किया गया और भारत द्वारा वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले COP33 की COP33 की मेजबानी की पेशकश की गई। तो COP जो 33 होगा, 28 तो था ये यूएई के दुबई में था, और जो 2028 में होगा अर्थात 4 साल बाद जो होगा COP33 वो भारत में होने का पेशकश किया गया। यदि यूएनएफसीसी के हस्ताक्षरकर्ताओं के इस पेशकश पर स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो यह वर्ष 2002 के बाद दूसरा COP होगा। तो भारत 2002 में COP का सम्मेलन कराया था, आयोजन किया था। उसके बाद अगर सहमति यूएनएफसीसी के सदस्यों द्वारा प्राप्त होती है तो 2028 में भी कराना संभव होगा, जिसका आयोजन भारत में किया जाएगा। COP28 के दौरान नरेंद्र मोदी ने ग्रीन क्रेडिट पहल के शुभारंभ किया। तो COP28 के दौरान नरेंद्र मोदी ने ग्रीन क्रेडिट पहल का शुभारंभ किया है। ग्रीन क्रेडिट पहल यह पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अभियान के तहत भारत सरकार की एक पहल है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूनिसेफ एवं जनरेशन अनलिमिटेड द्वारा भारत के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से 8 दिसंबर 2023 को दुबई में COP28 के दौरान ग्रीन राइजिंग पहल का शुभारंभ किया। तो यूनिसेफ ने ग्रीन राइजिंग पहल का शुभारंभ किए थे, वहीं भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्रीन क्रेडिट पहल का शुभारंभ किए। तो ग्रीन क्रेडिट पहल के शुभारंभ किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और COP28 का यूनिसेफ ने ग्रीन राइजिंग पहल किया शुरू। नेक्स्ट है कि इस पहल का उद्देश्य है कि विश्व भर में जितने भी युवा हैं उनको विभिन्न हरित पहलों में भागीदारी करने तथा अपने आप को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल ढालने के लिए प्रोत्साहित करना है। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस को जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG के नेतृत्व में COP28 के दौरान लॉन्च किया गया था। तो COP28 जिसका आयोजन यूएई के दुबई में किया गया था, उस दौरान नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी किया गया था ग्रीन क्रेडिट पहल और यूनेस्को द्वारा ग्रीन राइजिंग पहल जारी किया गया। उसके साथ ही ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस को भी जारी किया गया है। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस जो कि जल शक्ति मंत्रालय ने जारी किया है, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आगे है कि ग्लोबल रिवर जो सिटीज अलायंस है उसको अस्थायी शहरी नदी प्रबंधन, नदी संरक्षण और सतत जल प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण वैश्विक पहल है। तो जल शक्ति मंत्रालय ने जल का नदियों के संरक्षण के लिए बहुत अच्छा पहल किया है COP28 के दौरान। इस अलायंस में 11 देशों के 275 से अधिक नदी शहरों को भागीदार बनाया गया है। तो 11 देशों के 275 से भी अधिक नदी शहर को भागीदार बनाया गया है। भारत सहित कुल 11 देश जिनमें शामिल हैं भारत, मिस्र, नीदरलैंड, डेनमार्क, घाना, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, कंबोडिया, जापान, हंगरी और यूएसए इसमें शामिल है। ये 11 देश और इनसे संबंधित 256 नदी या नहरों को शहर को शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 16 नवंबर 2023 को संयुक्त अरब अमीरात यूएई के COP28 से ही पूर्व विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र जिसका नाम है अल दफरा सोलर फोटोवोल्टेइक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट, शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे ADSPIPP। तो AI अल दफरा सोलर जो पावर प्रोजेक्ट है, अल दफरा बस याद कर लेना है, अल दफरा सोलर पावर प्रोजेक्ट, इसका
उद्घाटन किया गया था COP28 सम्मेलन से। ये जो अल दफरा जो प्रोजेक्ट है, इस अल दफरा प्रोजेक्ट की क्षमता जो होगी 2 गीगावाट होगी। अल दफरा प्रोजेक्ट की क्षमता होगी 2 गीगावाट। और COP29 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो COP29 का आयोजन होगा अजरबैजान में। अजरबैजान में होगा COP29। और भारत भी ये प्रस्ताव पेश किया है कि 2028 में COP33वां का आयोजन कराया। COP28 हो गया, कहाँ पे हुआ था? दुबई में हुआ था। COP29 अजरबैजान में होगा। जबकि COP30 जो होगा वो कहाँ पे होगा? तो ये होगा ब्राज़ील में। 2025 में COP30 ब्राज़ील में किया जाएगा और COP29 किया जाएगा अजरबैजान में और COP30 ब्राज़ील में। नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट है GPAI शिखर सम्मेलन 2023। इसको देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।